आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर रविवार की भांति हम सुबह 10 बजे आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिष संवाद कार्यक्रम लेकर। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ज्योतिष से संबंधित है। इसमें हम ज्योतिष से संबंधित जो भी पर्सनल या सबके इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उनके बात करते हैं उनके ऊपर, और साथ में आपकी कोई भी अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है ज्योतिष के किसी भी विषय के बारे में, तो हम कोशिश करते हैं उसको दूर करने की, उसको आंसर करने की। इसके अलावा जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न भी होते हैं वो भी आप हमसे जुड़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत प्रश्नों का भी जल्दी से जल्दी जवाब दें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप काफ़ी संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी किए हैं ज्योतिष के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपकी तरफ से आए हैं और हमने कोशिश की है कि उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और जो भी आप व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का भी कुछ समाधान करें। और दोस्तों, पिछले इतवार से हम लोग चर्चा कर रहे थे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और आपकी तरफ से भी वो उठाया गया था कि जो हम लोग शादी के टाइम हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं एस्ट्रोलॉजी में कैसे करते हैं। और हमने बात की थी कि जो देखा गया है या जो लोग जनरली जो हमारी एक माइंड सेट है वो ये है कि हम जब भी शादी की बात होती है लड़के और लड़की की कुंडली लेकर हम ज्योतिष के पास जाते हैं, और ज्योतिष हमको गण मिलान देखकर कि 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं वो बता देता है, और उसके बेसिस पर हम शादी का निर्णय ले लेते हैं। और कभी कभी ज्योतिष के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम सभी के पास एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है। हम दोनों का बर्थडे डालते हैं और उसमें आ जाता है कि गुण मिलान में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। और मैंने बताया था पिछली बार कि ज्योतिष ये नहीं कहता कि हॉरोस्कोप मैचिंग इज गुण मिलान। इट इज़ मच मोर देन गुण मिलान। ये बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, हर आदमी नहीं कर सकता, हर ज्योतिष नहीं कर सकता। और अगर हम शादी का निर्णय इस गुण मिलान के बेसिस पर ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि हम अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर भी अगर ये बताता है कि आप गुण मिलान के बेसिस पर शादी कर लीजिए तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ज्योतिष में बहुत कुछ बताया गया हॉरोस्कोप मैचिंग के बारे में, और बताया गया कि कितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। और गुण मिलान का मैंने ये भी कहा था कि जो गुण मिलान बहुत हज़ारों साल पहले ये प्रिंसिपल बनाया गया था, उस टाइम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी। आज सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो गई है, मेल डोमिनेशन नहीं है, मेल एंड फीमेल बोथ आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो नेचुरली ये जो गुण मिलान का जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, आज के टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दे आर टोटली ऑब्सोलीट, टोटली आउटडेटेड एज फार एज टुडेज कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न एक्चुअली। तो कृपा करके मैं आपको बार बार यही सलाह दूंगा कि शादी का निर्णय सिर्फ आप गुण मिलान के बेसिस पर मत लीजिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। शादी के लिए आप जब भी मैचिंग की बात करते हैं किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर से आप हॉरोस्कोप मिलवाइए, जब भी उसका फ़ायदा है। अदरवाइज आप ज्योतिष का भी मिसयूज़ करेंगे और अपने आप को भी भ्रमित करेंगे। हम लोगों ने कहा कि ज्योतिष में जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं वो हॉरोस्कोप मैचिंग के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हॉरोस्कोप मैचिंग जब हम करते हैं तो हमें 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहला होता है कि लॉन्गिविटी ऑफ बॉय एंड गर्ल, जो लड़का और लड़की है उसकी जो एज कितनी एक्सपेक्टेड लॉन्गिविटी है उसका हमें एक आइडिया लेना पड़ता है कि दोनों की जो लगभग आयु ज्योतिष के प्रिंसिपल से करीब कितनी है। और उसके बेसिस पर जो पर्पस है, पर्पस ये है कि दोनों की पूर्ण आयु हो, दोनों की लंबी आयु हो। और अगर लंबी आयु नहीं है तो दोनों की आयु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि एक के बिना दूसरे को बहुत लंबे टाइम तक ना रहना पड़े। और ज्योतिष में जो लॉन्गिविटी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक कहते हैं बालरिष्ट, एक अल्प आयु, एक मध्य आयु और एक पूर्ण आयु।
बाल रिस्ट मतलब जो इन्फेंट स्टेज में या बचपन में किसी की डेथ हो जाती है उसको हम बाल रिस्ट कहते हैं। अल्पायु आप कह सकते हैं, 25-30 साल की उम्र में जो डेथ हो जाती है उसको हम अल्पायु कहते हैं। मध्य आयु मतलब करीब 50-55 साल की एज में जो डेथ होती है उसको हम मध्य आयु कहते हैं। या जो पूर्ण आयु मतलब 75 या 70 प्लस की जो एज होती है उसको हम पूर्ण आयु कहते हैं। और ज्योतिष में देखने का तरीका क्या है कि कैसे हम असेस करेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्गेविटी है वो कितनी है। और इसके लिए 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। पहला, लग्न या असेंडेंट की क्या पोजीशन है। दूसरा, चंद्रमा या मून की क्या पोजीशन है। और तीसरा, जो लॉन्गेविटी का जो हाउस है, भाव है, ज्योतिष में 8वां भाव होता है। हमें 8वें भाव को भी बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। और जो कारक है लॉन्गेविटी का वो शनि है, सैटर्न है, उसकी भी हमें पोजीशन देखनी पड़ती है। अगर ये चारों चीज़ें ठीक हैं तो व्यक्ति की जो है वो पूर्ण आयु होती है या उसकी लाइफ लंबी होती है। अदरवाइज अगर लग्न या मून या 8th हाउस अगर कमज़ोर है फिर आयु जो है वो पूर्ण नहीं होती है एक्चुअली में। इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल हैं, ये तो हम एग्जामिन करेंगे ही, लग्न, मून और 8th हाउस और सैटर्न। और उसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो भी बताते हैं कि जो नेटिव की आयु है वो कितनी हो सकती है, या जो पूर्ण आयु के हम कहेंगे कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है पूर्ण आयु का या फुल लॉन्गेविटी का, वो कहते हैं कि अगर शुभ प्लानेट अगर केंद्र में हो और जो लग्न का स्वामी है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो। शुभ प्लानेट अगर केंद्र में हो और जो लग्न का स्वामी है उसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्तियों की जो आयु होती है बहुत लंबी होती है, पूर्ण आयु होती है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है कि अगर 8th हाउस में 8वें भाव में 3 प्लैनेट हैं, 3 ग्रह बैठे हुए हैं 8वें भाव में, उसमें से एक ग्रह उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, एक ग्रह अपनी राशि में है, ओन साइन में है, और तीसरा अपने जो है फ्रेंडली साइन में है या मित्र राशि में है। 8वें भाव में अगर 3 ग्रह बैठे हुए हैं उसमें से एक ग्रह उच्च का है, एक ग्रह अपने राशि में है और एक ग्रह अपने मित्र की राशि में है, तो भी उस व्यक्ति की आयु जो है वो लंबी होती है, पूर्ण आयु होती है। इसके अलावा अगर शनि या 8वें भाव के स्वामी के साथ, शनि या 8वें भाव के स्वामी के साथ कोई भी अगर उच्च का प्लैनेट है, 8वें भाव के स्वामी या शनि के साथ कोई भी अगर उच्च का प्लैनेट बैठा हुआ है तो भी कहते हैं कि जो व्यक्ति की जो आयु होती है वो लंबी होती है, हम कहते हैं पूर्ण आयु उस व्यक्ति की होती है। इसके बाद कहा कि जैसे मैंने कहा कि असेंडेंट और मून तो स्ट्रांग होने ही चाहिए अगर आपकी आयु लंबी होनी है। और जो बेनिफिक्स हैं या जो मैं कहूँगा अशुभ ग्रह हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, अगर वो त्रिशडाय हाउसेस में होते हैं। ज्योतिष में 3 हाउसेस को हम त्रिशडाय हाउसेस कहते हैं, जो 3, 6 और 11 या तीसरा, छठा और जो 11वां भाव होता है उसको हम त्रिशडाय हाउस कहते हैं। और त्रिशडाय हाउस भी एक नेगेटिव हाउसेस होते हैं, उसमें कहते हैं कि अगर बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है तो ऐसे व्यक्तियों की आयु भी लंबी होती है। इसके अलावा भी जैसे लग्नेश या चंद्रेश मतलब लग्न का जो स्वामी है या जिस राशि में चंद्र का स्वामी है, अगर दोनों केंद्र में हो या उनका आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो, आपस में भाव परिवर्तन हो, तो उस केस में भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। या लग्नेश या चंद्रेश अगर लग्न या मून से 11th हाउस में अगर पॉजिटिव होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की आयु भी लंबी होती है। इसके अलावा भी अगर गुरु 8वें भाव में है और लग्नेश और चंद्रमा दोनों अगर उपाच्य स्थान में हैं, ज्योतिष में उपाच्य स्थान कहा 3, 6, 10, 11 जो भाव होते हैं उनको उपाच्य स्थान कहा। इसके अलावा ज्योतिष में अष्टक वर्गा एक सिस्टम है जिसकी भी हम मदद लेते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो अष्टक वर्गा सिस्टम में कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल हैं जिसकी सहायता से हम व्यक्ति की जो एग्जैक्ट एज है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो पुराने हॉरोस्कोप होते हैं
उसमें लिखा होता है कि आपकी आयु इतनी है, कोई 80 साल लिखा होता है, 75 साल 6 महीने लिखा होता है। तो इस टाइप से जो लॉन्गिविटी जो है वो लिखी हुई होती है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम एग्जैक्टली लॉन्गिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। तो इस तरह से हम जब हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले जो देखना है हमें कि दोनों की आयु के बारे में विश्लेषण करना है। और जैसा मैंने कहा कि पर्पस ये है कि दोनों की पूर्ण आयु होनी चाहिए, वो सबसे अच्छा है। और अगर पूर्ण आयु नहीं है तो दोनों की जो आयु है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन आता है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एग्जामिन करने के लिए, जब हम हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं, तो आता है कि आप उन दोनों की मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को एग्जामिन करें और देखिए कि मेंटली और साइकोलॉजिकली वेदर दे आर एट द सेम लेवल और नॉट। और जैसा हम जानते भी हैं कि दो व्यक्ति या हस्बैंड एंड वाइफ अगर उनका मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो शादी नहीं चल सकती। वही ज्योतिष ने भी कहा कि आयु का एक अंदाज़ा लगाने के बाद आप दोनों की मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को एग्जामिन करिए और अगर देखिए कि उसमें समानता है या नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई लेवल में डिफरेंस तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लेवल में डिफरेंस होगा तो शादी चलने का मतलब ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे एग्जामिन करेंगे। तो ज्योतिष में वो भी पॉसिबल है, हम लोग हॉरोस्कोप देखकर बता सकते हैं कि मेंटली एंड साइकोलॉजिकली आपका लेवल क्या है। तो उसको एग्जामिन करने के लिए हमें 4 चीज़ों को एग्जामिन करना पड़ता है। हमारा बीमारी से कनेक्टेड हाउसेज होता है, 8th हाउस हमारा मॉरलिटी का भी हाउस है, क्रॉनिक डिसीज का भी हाउस है। तो ये 4 हाउसेस को एग्जामिन करने के बाद हमको आइडिया लग जाता है कि दो व्यक्तियों की जो मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो किस लेवल की है। और इसके अलावा भी हम कुछ प्लानट को भी एग्जामिन करते हैं कि उन प्लानट की पोजीशन देखकर भी हमें आइडिया लगता है कि इन लोगों का जो मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल है वो किस लेवल का है। और कुछ जो प्लानट के बारे में भी अगर मैं बात करूं कि जो सन है, सूर्य है प्लानट, वो हमारा डिग्निटी है, ऑनर है, हेरिटेज को सिग्निफाई करता है। मून हमारा मेंटल एटीट्यूड को सिग्निफाई करता है। वीनस कहते हैं प्लैनेट ऑफ लव है। तो अगर किसी का भी वीनस अगर बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है हॉरोस्कोप में तो दैट पर्सन बिल्कुल प्योर लव होता है, उसका कहीं धोखाधड़ी उसमें नहीं होती है, कहीं भी जो गलत चीज़ें नहीं होती उसके अंदर जो है। और दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन है वो भी जो है आपको मेंटली और साइकोलॉजिकल लेवल पर खराब करते हैं। जैसे कि सन और राहु का जब कंजंक्शन होता है किसी भी हॉरोस्कोप में तो एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अराइजिंग कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्टेटस एंड पोजीशन, कि दोनों की स्टेटस एंड पोजीशन में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से एक के अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और फिर भी वो शादी नहीं चलती, वो फिर मेंटली और साइकोलॉजिकली लेवल पर एक से लोग नहीं होते। ऐसे ही अगर मून और राहु का जब कॉम्बिनेशन होता है, मून और राहु की जब युति होती है हॉरोस्कोप में, तो भी वो इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्तियों के एक तो कंफ्यूज रहते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं होता है और उनके मूड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसकी वजह से भी शादी में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही वीनस राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो भी शादी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया। उसमें भी कहा गया कि जो इस टाइप के लोग होते हैं जहाँ वीनस और राहु बहुत पास पास होते हैं तो उनका जो नेचर होता है कि मैरिज विद वन एंड लव विद ऑल। तो अगेन दैट इज़ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। फिर मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है तो उसमें जो लोगों का जो नेचर होता है, जो एटीट्यूड होता है, बहुत रिजिड होता है एंड दे डोंट गिव एनी क्रीडेंस टू द फीलिंग ऑफ पार्टनर। उनकी पार्टनर की फीलिंग का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो भी जो है एक बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन माना गया मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर एक होना है तो। इसके अलावा भी मार्स वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन है।
तो ऐसे लोग हमेशा अपोजिट सेक्स को धोखा देते हैं और दे गो इनटू द सेमलेस सेक्स एक्सप्लॉयटेशन आल्सो। तो ऐसे लोग कभी भी जो है वो अपोजिट सेक्स के प्रति सिंसियर नहीं होते हैं, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा मून वीनस राहु का भी अगर कॉम्बिनेशन होता है तो एक बहुत जो सेक्सुअल अर्ज होती है, मॉर्बिड होती है, जैसे हम कहते हैं कि सेक्स मैनियक टाइप के लोग होते हैं, सेक्स में पागल होते हैं ऐसे लोग जो हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम ये बात करेंगे तो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल की, तो हमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एग्जामिन करना पड़ेगा। तब हमको एक आइडिया लगता है कि मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर लड़का और लड़की है वो एक लेवल पर है या नहीं है। तब हम फिर आगे बढ़ते हैं और उसको मैचिंग का जो अगला कदम होता है उसकी तरफ जाते हैं। और जो अगला कदम है हॉरोस्कोप मैचिंग का, हमें ये देखना है कि दोनों के हॉरोस्कोप में ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है कि जो सेपरेशन डाइवोर्स को इंडिकेट करते हैं। और अगर ऐसा कुछ फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि दोनों इकट्ठा रह ही नहीं सकते, फिर ऐसे लोगों का शादी करने का क्या फ़ायदा। तो दोनों के हॉरोस्कोप में हमें बहुत क्रिटिकली ऑब्जेक्टिवली ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है इन दोनों के हॉरोस्कोप में जो इंडिकेट करें कि सेपरेशन डाइवोर्स तो नहीं होगा अगर इनको साथ में रहना है या अथवा नहीं रहना है। तो बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं हॉरोस्कोप में वो इंडिकेट करते हैं कि दो व्यक्ति इकट्ठा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, या कुछ ऐसा योग तो नहीं है जो कि सेपरेशन डाइवोर्स को इंडिकेट करता है। और ज्योतिष में जो 3 हाउसेस हैं मैरिज के लिए, 3 भाव हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक 7वां भाव, एक 8वां भाव और एक 9वां भाव। 7वें भाव को हमने विवाह स्थान कहा, हाउस ऑफ मैरिज कहा, क्योंकि ये हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स है, हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर है, तो इसलिए हमने इसको हाउस ऑफ मैरिज कहा। 8th हाउस जो होता है उसको हम मांगल्य स्थान कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड, या जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है वो 8th हाउस बताता है। और 9th हाउस सौभाग्य स्थान है, और भाग्य तो जैसा आप जानते हैं सर्वोपरि है। 7वां घर 8वां घर कितना भी खराब हो, लेकिन अगर 9वां घर बहुत अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आती। बट जैसे कहा कि जो 7वां भाव है वो बेसिकली आपको स्पाउस का नेचर बताता है कि जो अपोजिट सेक्स आपकी लाइफ में आएगा उसका स्वभाव क्या होगा। जैसे लग्न आपका नेचर बताता है तो 7th हाउस आपके जो स्पाउस है उसका स्वभाव बताता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाउस है आज के कॉन्टेक्स्ट में वो है 8वां भाव। और जैसा मैंने कहा कि 8वां भाव हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड है, जिसको हमने मांगल्य स्थान कहा, और पूरा शादी का दारोमदार सारा 8वें भाव के ऊपर डिपेंड करता है। और आजकल की जो समस्याएं हैं वो 2 समस्याएं हैं, एक तो सेपरेशन डाइवोर्स और दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। और दोनों ही हम 8th हाउस की मदद से ही हम जान पाते हैं कि ये लोग विवाह में इकट्ठा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, इनका कोई सेपरेशन डाइवोर्स तो नहीं है, या कोई भी व्यक्ति इनमें से जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व होने वाला तो नहीं है, क्योंकि वो भी मैरिज के लिए बहुत एक खराब चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है हॉरोस्कोप मैचिंग के बारे में, बट आपके कुछ प्रश्न हैं और मैं देख भी रहा हूँ कि अभी इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मनीषा जैन, विवाह पाठक मैत्री जी, सुशील कुमार जैन जी, ब्रजेश भट्ट जी, अनुज सिंह चौहान, विवाह पाठक मैत्री जी, तो उनके कुछ प्रश्न भी हैं और भी कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का आपको जवाब देने के लिए। पहला प्रश्न जो एक मोहित जी का आया हुआ है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 91 है, टाइम 23:35 एंड प्लेस इज दिल्ली। इनकी जो
अभी रिसेंटली जॉब कर रहे थे, ये जॉब एकदम से छूट गई है जॉब, और इनकी शादी भी होने वाली थी जुलाई के महीने में, और उसकी वजह से, जॉब छूटने की वजह से शादी में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पूछना चाहते हैं कि मेरी जॉब जल्दी लगेगी या नहीं लगेगी, और उसकी वजह से शादी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इनका हमने हॉरोस्कोप बनाया। हॉरोस्कोप में इनका जो लग्न है वो सेजिटेरियस है। शनि अपनी राशि में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, नीच का है फोर्थ हाउस में। सन उच्च का है फिफ्थ हाउस में। वीनस अपने साइन में है सिक्स्थ हाउस में। और मार्स केतु जो सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड हैं। जुपिटर उच्च का होकर आठवें भाव में बैठा हुआ है। और चंद्रमा जो है वो नवे भाव में भाग्यस्थान में लियो साइन में बैठा हुआ है। और इनकी जो दशा इस समय जो ऑपरेट हो रही है वो मून में मंगल की दशा इस समय चल रही है, जो कि 3 सितंबर 2021 तक चलेगी। इनका जो हॉरोस्कोप है, प्लैनेट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो एक चार्ट होता है जिसको हम दशमांश चार्ट कहते हैं, उसको हम एग्जामिन करते हैं। तो दशमांश चार्ट में इनका जो मून है वो आठवें भाव में प्लेस्ड है। और ये हम कहते हैं कि जो भी प्लैनेट आठवें भाव में दशमांश चार्ट में प्लेस्ड होता है, उसकी जब दशा ऑपरेट होती है तो उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में डेथ लाइक इफेक्ट होते हैं। तो वही हुआ इनके साथ, नौकरी उनकी छूट गई। तो प्रोफेशन से जहाँ तक संबंध है, क्योंकि जो मून है वो आठवें भाव में प्लेस्ड है। इस समय जो दशा चल रही है, मून और मार्स की दशा चल रही है, और दशमांश चार्ट में इन दोनों प्लैनेट की पोजीशन आपस में 212 पोजीशन है। और दोस्तों इस समय जो गोचर में प्लैनेट की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि जो है कैप्रिकॉर्न साइन में है, उसके ऊपर अभी मंगल की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो एक ये बहुत ख़राब ट्रांजिट है, और इसमें जहाँ भी 10 नंबर राशि है आपके हॉरोस्कोप में, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। और वही इनके साथ हुआ। बट अच्छी बात यह है कि ये जो मंगल है वो अपनी पोजीशन अभी शिफ्ट कर देगा 20 जुलाई को, और इनका जो प्रत्यंतर दशा है वो भी ठीक हो जाएगी अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगस्त में इनकी जो नौकरी दोबारा से लग जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि शादी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। शादी जहाँ पर फिक्स है वहीं पर शादी होगी, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड विशेस, एंड आई थिंक गॉड विल ब्लेस यू। एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं अनुज सिंह चौहान साहब। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 91 है, और टाइम है सुबह का 9:15, और नागपुर इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये लिखते हैं कि मुझे जॉब करना ठीक रहेगा या खुद का बिजनेस। 15 मार्च 91। लेट अस सी। तो ये 15 मार्च 91, 9:15 नागपुर। तो ये हमने इनका चार्ट बनाया है। इसमें इनका जो लग्न है वो मेष राशि का है, जहाँ पर शुक्र का प्लेसमेंट है। मंगल सेकंड हाउस में है। जुपिटर केतु, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वक्री है। फोर्थ हाउस में उच्च का है केतु। और शनि जो है वो हाउस ऑफ प्रोफेशन मतलब 10th हाउस में राहु के साथ प्लेसमेंट है। और मून जो है 11th हाउस में है। सन और मरकरी जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो इनका
काल सर्प योग तो नहीं है, नहीं काल सर्प योग नहीं है, क्योंकि जुपिटर जो है वो राहु केतु की एक्सिस से बाहर आ जाता है और सिर्फ एक जुपिटर जो है वो राहु केतु की एक्सिस से बाहर आता है। और इसमें अगर हम प्लैनेट की पोजीशन देखें तो जो 7th हाउस हमारा बिजनेस का हाउस होता है, 7वां भाव जो है, और उसके ऊपर वीनस की दृष्टि है। वीनस अपने साइन में को देख रहा है और जुपिटर इनका उच्च का है, जो एक पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसको हम हंस महापुरुष योग बोलते हैं। शनि अपनी राशि में केंद्र में प्लेस्ड है, वो दूसरा महापुरुष योग बनाता है, जिसको हम सस महापुरुष योग कहते हैं। वो भी प्लैनेट आपको लाइफ में बहुत अच्छा एक स्टेटस देता है। तो मैं कहूँगा कि प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है। और जहाँ तक दशा का सवाल है, आपकी जो दशा चल रही है वो शनि की दशा चल रही है, और शनि में इस समय जो वीनस का पीरियड चल रहा है, जो कि 20 नवंबर 22 तक रहेगा। तो इस समय पीरियड बहुत अच्छा है। और जहाँ तक सर्विस बिजनेस का जो आपने कहा कि जो 7th हाउस है बहुत स्ट्रांग है, और 7th हाउस हमारे बिजनेस का हाउस होता है, तो मैं कहूँगा कि आप बिजनेस करिए और बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और बिजनेस में आप पूरी तरह से कामयाब होंगे, और बिजनेस करना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली में। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका जो हॉरोस्कोप है बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। अब एक प्रश्न विवाह पाठक मैत्री जी पूछ रही हैं कि सर, इफ मंगल इज रिच एंड आल्सो अस्त इन कर्क विद सूर्य and being looked up by Vakri Guru from 5th house, will मंगल दशा be bad for longevity? उपाय क्या कर सकते हैं? शनि is उच्च with केतु in the 2nd house. तो और आगे इन्होंने और भी कहा है कि यदि मिथुन लग्न में शनि वक्री होकर 6th हाउस में हो, तब भी शनि सही होगा, अपने घर को देखेगा ही वो काइंडली कंफर्म। पहली चीज तो यह है कि कोई भी जब प्लैनेट अपने घर को देखता है तो उससे संबंधित राजयोग बनाता है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि मंगल इज रिच, मतलब स्ट्रॉन्ग, एंड आल्सो अस्त इन कर्क विद द सूर्य एंड बीइंग लुक्ड बाय द वक्री गुरु फ्रॉम द 5th हाउस। हम जब पोजीशन देखते हैं, प्लैनेट की अवस्थाएं देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ दीप्तादि अवस्थाएं होती हैं। उसमें जो सबसे खराब अवस्था होती है जब प्लैनेट अस्त होता है, कम्बस्ट होता है। और कहते हैं कि जब कोई भी प्लैनेट कम्बस्ट होता है, कम्बस्ट का मतलब जब प्लैनेट सन के बहुत पास होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ ही खत्म नहीं होती, इट बिकम्स ए मैलेफिक प्लैनेट। जैसे हम लोग जब कोप अवस्था में जाते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उस टाइम। वही एक प्लैनेट की भी हालत होती है कि प्लैनेट सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को ही लूज नहीं करता, बल्कि वो बहुत ज़्यादा एक मैलेफिक प्लैनेट बन जाता है। तो अमंगल अगर अस्त है और सूर्य के साथ बैठा हुआ भी है, शनि उसको देख भी रहा है, तो वो कैसे शुभ हो सकता है? वो शुभ नहीं हो सकता। तो उस केस में आपको मंगल के उपाय जरूरी हैं। और मंगल के उपाय जैसा आप जानते हैं कि जो हम लोग हनुमान जी की पूजा करें या किसी भी लाल चीज़ का दान करें तो भी हमें उसका फ़ायदा होगा। बट मंगल के उपाय मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको इसमें करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, टाइम की कुछ सीमा है और टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। आपके और भी प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ, तो उन प्रश्नों का मैं ज़रूर जवाब दूंगा अगले बार। और आपको जो भी आपके प्रश्न हैं उनका बिल्कुल आपको उत्तर मिलेगा। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए। ज्योतिष के संबंध में भी अगर कोई आपकी जो क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई आपकी गलत फहमी हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। व्यक्तिगत प्रश्न तो आप पूछ ही रहे हैं, आप पूछते रहिए और सिलसिला जारी रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।